प्रिय छात्र छात्रों, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की विभिन्न पाठ्य वस्तुओं पर अध्ययन की एक सीरीज शुरू की है। तो इसी क्रम में आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल के प्रथम पाठ का ये तीसरा वीडियो है। इससे पूर्व वीडियो में हमने संसाधन नियोजन पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। प्रिय बच्चों, इसी क्रम में आज हम मृदा संसाधन पर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में भी भूमिका के रूप में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो मृदा संसाधन है ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से उपहार के रूप में मिला हुआ है। हम इस मृदा पर, इस संसाधन पर विभिन्न प्रकार की फसलें, वन संपदा आदि का उत्पादन करते हैं। मृदा निर्माण में जैविक अजैविक पदार्थों की एक लंबी रासायनिक प्रक्रिया होती है और काफ़ी समय में ये मृदा तैयार होती है। मृदा बनने की प्रक्रिया उसके समय, उसके रासायनिक तत्वों, उसके रंग, उसकी गहराई इत्यादि से मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। मृदा के भाग या मृदा का वर्गीकरण, इसमें सर्वप्रथम आती है जलोढ़ मृदा। बच्चों, जलोढ़ मृदा एक बहुत उपजाऊ मृदा होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और ये नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों द्वारा निर्मित होती है। हमारे यहाँ भारत में महत्वपूर्ण नदी तंत्र में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया है ये जलोढ़ मृदा द्वारा किया गया है। इसमें फसलों का उत्पादन अधिक होता है, यानी कि सघन या गहन कृषि उत्पादन किया जाता है। ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। एक संकरे गलियारे में राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से ही बने हुए हैं। जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से रेत, सिल्ट और मृत्तिका होती है। रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को कणों के आकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पुराना जलोढ़, इसको हम बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ जिसको हम खादर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जलोढ़ मृदा को भी दो भाग हैं, एक पुराना जलोढ़ मृदा, एक नया जलोढ़ मृदा। पुराना जलोढ़ मृदा को बांगर और नया जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। प्रिय बच्चों, जब नदी पहाड़ से उतरकर भाबर में तराई से होती हुई मैदानों में प्रवेश करती है तो भाबर और तराई में बांगर मृदा यानी पुराना जलोढ़ मृदा यानी मोटे कंकड़ पाए जाते हैं और वो नदी मैदानों में प्रवेश करने के बाद मैदानों में नई जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है, यानी खादर का निर्माण करती है। नई जलोढ़ मृदा खादर का, यानी कि पतले, बारीक, महीन कण वाली मिट्टी पाई जाती है। ये मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती है। इनमें अधिकतर पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। इन मिट्टियों में या इन मृदाओं में सबसे उत्तम गन्ना,
सबसे उत्तम गन्ना, गेहूँ, चावल, धान कहते हैं, धान से चावल निकलता है तो चावल की फसल भी बोल देते हैं, धान की फसल भी बोल देते हैं। तो गेहूँ, गन्ना, चावल, मक्का इत्यादि की फसलें बहुतायत मात्रा में की जाती हैं। इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या एवं सघन कृषि पाई जाती है। दूसरी मृदा है प्रिय बच्चों काली मृदा। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा सबसे उत्तम जो काली मृदा में खेती होती है वो कपास की खेती होती है, इसीलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मृदा दक्कन का पठार के क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। यानी दक्षिण के पठार में उत्तर पश्चिमी भागों में ज़्यादा पाई जाती है। ये मृदा लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। ये मृदा जो है किससे बनी है? जनक शैलों से। लावा और जनक शैलों, यानी कि लावा का अर्थ आप समझ गए होंगे, जब हमारा ज्वालामुखी आता है तो वो फटता है तो बहुत सारा लावा बाहर निकलता है उससे, और जनक शैलों के संयोजन से इससे मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा बहुत बारीक कण वाली मिट्टी होती है, मृत्तिका से बनी होती है। जैसे पूर्व में अभी हमने जलोढ़ मिट्टी में के जो तत्व थे उसमें थे रेत, सिल्ट और मृत्तिका। तो ये मिट्टी मुख्यतः मृत्तिका से बनी होती है, बहुत बारीक कण होते हैं और इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन इनमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, फट जाती हैं और पहली वर्षा होने पर ही इनकी जुताई उत्तम मानी जाती है। ज़्यादा वर्षा होने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और जुताई गुड़ाई में परेशानी होती है। नंबर 3 मिट्टी प्रिय बच्चों आती है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्षिण के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार चट्टानों के रूप में पाई जाती है और यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का रंग लाल, रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह तत्व के कारण प्रसार के कारण होता है। इनका जो रंग है वो इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होने के कारण लाल पाया जाता है। इनका पीला रंग इनमें जल संयोजन के कारण होता है। तो जो जल धारण की क्षमता होती है, जल संयोजन होता है जिस मिट्टी में ज़्यादा, उसमें इनका रंग पीला पाया जाता है। अगले प्रकार की मिट्टी है लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द लेटर LATER लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। अब आप प्रिय बच्चे आपको पता होगा ईंट क्या होती है? उच्च तापमान में पकाई गई होती है। आपने घरों में, मकानों में ईंट लगी होगी, या आपके विद्यालय में कहीं ईंट लगी है या नया कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो एकदम लाल रंग होता है या हल्का पीला रंग होता है। लेकिन ईंट को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? उसे उच्च तापमान पर पकाया गया होता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि ये उच्च तापमान वाले और अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, यानी कि इस मात्रा में जो पौष्टिक तत्व हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए, वो कम पाए जाते हैं, इसलिए इसमें खेती भी कम ही होती है। इसके लिए अधिक खाद और या रासायनिक खादों का प्रयोग करके इसमें खेती की जा सकती है।
ये मृदाएं मुख्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में चाय, कॉफ़ी आदि उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए उपयुक्त हैं। ये जो लाल लेटराइट मृदाएं जो हैं कहाँ कहाँ की? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, इनमें काजू की खेती उचित मात्रा में की जाती है। अगली प्रकार की मृदा है मरुस्थलीय मृदा। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा मतलब शुष्क मृदा यानी रेतीली मृदा। मरुस्थल में अधिकतर रेत होती है, तो जो रेतीली इसमें मृदा है उसको मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। इसका रंग लाल या भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके नमक निकाला जाता है। जैसे आपने एक उन पे भजन भी है, बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी कि नमक सत्याग्रह आंदोलन था, उन्होंने साबर झील कहाँ है? राजस्थान में है। साबर नदी राजस्थान में है। यानी कि वहाँ नमक की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ के जल को वाष्पीकृत करके नेचुरल तरीके से भी क्या निकाला जाता है? नमक निकाला जाता है। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह भी पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। अंतः स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि जल की मात्रा जो है धारण नहीं करती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जैसे राजस्थान का गंगानगर जनपद, राजस्थान के गंगानगर जनपद में कृषि योग्य भूमि बनाई जा चुकी है। इसी मिट्टी को कृषि योग्य मृदा में बदला जा चुका है। अगली मृदा है वन मृदा। वन मृदा, इसको पर्वतीय मृदा के नाम से या पहाड़ी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। प्रिय बच्चों, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर यही मृदाएं पाई जाती हैं, वन अथवा पर्वतीय मृदाएं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय प्रावण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं और ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों से होता है। मतलब जो नदी घाटियां हैं वहाँ इसका अलग गठन होता है और उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं यानी टॉप वाले क्षेत्र हैं उनमें इसका अलग गठन होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं को बहुत अपर्दन होता है। अपर्दन यानी कटाव। इन मृदाओं का बहुत तेज़ी से कटाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत तीव्र ढाल होता है। मिट्टी इत्यादि जब वर्षा होती है तो बहुत तेज़ी से पानी बहता है, तो उसके कारण क्या होता है, मिट्टी भी पानी के साथ बह जाती है या नदियाँ मिट्टी को, कंकड़ों को बहा के ले जाती हैं। यह अधिक सिलिक यानी एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है। ये मिट्टी एसिडिक होती है और ह्यूमस रहित होती है, यानी कि इसमें एसिडिक और ह्यूमस रहित होती है। इसमें उत्पादन कम होता है। नदी घाटियों के निचले और क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़, पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। यानी नदी घाटियों में आपने देखा होगा, पहाड़ों में भी जहाँ नदी बहती है उसके आसपास जो चौड़ी चौड़ी घाटियाँ होती हैं जहाँ जल सिंचाई की सुविधा भी हो जाती है, वहाँ ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। अगला आता है, इसका अगला बिंदु है मृदा अपर्दन और संरक्षण। देखिए, इसको सूक्ष्म रूप में बता देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मृदा अपर्दन यानी कि मृदा का कटाव, मिट्टी का कटाव। मान लीजिए हम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में आपने देखा होगा कि अगर भूमि की जुताई इस तरह से कर दी जाए कि पहाड़ से ऊपर से नीचे की ओर नालीदार जुताई कर दी जाए तो भूमि का कटाव अधिक होगा। तो वहाँ क्या करा जाता है, हम तिरछी करते हैं, सुरक्षा दीवारें लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं बाउंड्री में, ताकि मिट्टी बहकर ऊपरी परत जो है मिट्टी यानी मृदा बहकर ना जाए। रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा को नुकसान पहुँचता है। हम बहुत सारी
ऐसी चीज़ें जो ना गलने, यानी कि जो पर्यावरण की मित्र नहीं हैं, यानी जो आसानी से नहीं गलती हैं, उन चीज़ों को फेंक देते हैं जगह जगह, उससे मृदा को नुकसान होता है। तो हमें ये सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप सीढ़ीदार खेती करते हैं तो जुताई इस तरह से करो कि पानी का जो बहाव हो वो पहाड़ की जड़ की ओर हो, यानी कि जिधर ढाल है उस साइड को ना हो तो उसी साइड को हो, या आप जहाँ भी भूमि करते हैं वहाँ पर बाउंड्री में वृक्ष इत्यादि लगा देने चाहिए। कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। ये सावधानियाँ बरते हुए मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं, यानी उसका संरक्षण कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, इसमें हमारे भारत देश में कई ऐसे एक उदाहरण हैं, जैसे सुखो माजरी गांव झाबुआ जिले ने ये कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण को पलटा जा सकता है, यानी कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है या भूमि का जो ऊसरपन या बंजरपन आ रहा है, हो गया है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था। 1 हेक्टेयर भूमि में औसत 13 वृक्ष पाए जाते थे, जो कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया है। 1 हेक्टेयर में 1272 वृक्ष पाए गए, यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति को पुनः हमने नवीकरण कर दिया है, यानी कि मृदा एक नवीकरण युक्त संसाधन में भी आती है। सावधानी पूर्वक हम उसका नवीकरण कर सकते हैं। दूसरा है पर्यावरण के पुनर्जन्म से अधिक संसाधन उपलब्ध कृषि पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखो माजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत आमदनी में 10,000 से 15,000 रुपये थी, यानी कि उनकी जो जब मृदा उपजाऊ बन जाएगी तो उस क्षेत्र के लोगों की क्या होगी, आमदनी भी बढ़ जाएगी, यानी कि आय भी बढ़ जाएगी, जो कि आजकल हमारे मोदी जी भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहते हैं। विभिन्न तरह की किसानों के लिए योजनाएं उन्होंने निकाली हैं। तो प्रिय छात्र छात्रों, ये अध्याय यानी कि संसाधन और विकास आज पूरा होता है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप इसके प्रश्नोत्तर कर लें। कोई भी बच्चे को किसी भी इन तीनों वीडियोज़ में बार बार देखें कि कहीं पर किसी बिंदु पर यदि आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो मेरे से व्यक्तिगत फ़ोन कर लें अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। सब्सक्राइब करने से आपको मैं जो भी वीडियो आगे अध्यापन की बनाऊंगा वो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप तक तुरंत सूचना पहुंचती है और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9759223819। आप सभी को प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।